नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। अब बागी जो कांग्रेस के बागी 6 विधायक हैं, साथ में 3 निर्दलीय और 2 भाजपा के विधायक पिछले कल ऋषिकेश से भी दिल्ली कूच कर गए हैं। वो दोपहर को दिल्ली पहुँच गए, उसके बाद उन्होंने जो सूचना है कि भाजपा हाईकमान के नेताओं से, जो भाजपा के उत्तर भारत के प्रभारी हैं, सुधांशु सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, उनके साथ मुलाकात की है। वहीं चर्चा है कि देर रात को उनका मिलने का कार्यक्रम था जेपी नड्डा जी से दिल्ली में, उनसे भी उन्होंने बैठना था। अब बाकी क्या करने जा रहे हैं, अब नया खेला क्या खेलेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले खेलेंगे या लोकसभा चुनावों के बाद? इस पे सबकी नज़रें लग गई हैं, क्योंकि बागियों ने अब उनकी खुली लड़ाई होगी क्योंकि मुख्यमंत्री हर मंच पर सुखविंदर सिंह सुक्खू बागियों को ललकार रहे हैं और कई तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं और बागी भी लगातार सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखने में। बागियों ने तय किया है कि हम इस सरकार को अब रहने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री को रहने नहीं देंगे। उसी के तहत अब नई खिचड़ी क्या पक रही है दिल्ली के अंदर, नया प्लान जो बागियों का है, वो डिस्कस हुआ है और उसके तहत जो जानकारी मिल रही है कि कुछ असंतुष्ट विधायक 9 की एक सूची लेके बागी पहुँचे हुए हैं कि कांग्रेस के ये असंतुष्ट विधायक हैं और इनको भी मुख्यमंत्री से नाराज़गियाँ ज़्यादा हैं और इनको भी हम अब किस तरीके से उनको शामिल करना है, अभी करना है क्योंकि चंद दिनों में लोकसभा चुनाव घोषित हो जाएँगे, आचार संहिता लग जाएगी। ज़ाहिर है खेला बाद में होगा कि अब होगा, इस पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं। तो बागियों की रणनीति पे अब क्या होगा और बागी अब हिमाचल वापसी भी चाहते हैं 18 तारीख के बाद। उसके लिए बागियों ने केंद्र से बीजेपी हाईकमान के ज़रिए अतिरिक्त सुरक्षा भी माँगी है, क्योंकि आशीष शर्मा और चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज है और 15 तारीख को हाई कोर्ट ने उन्हें सशर्त ज़मानत दी है कि 15 मार्च को वो बालूगंज थाने में अपीयर हो, जाँच में सेव करें। वो यहाँ पे आएँगे, ज़ाहिर है सुरक्षा उनको चाहिए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि बाकी अब खेला अब करेंगे कि लोकसभा चुनावों के बाद? तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रवीण शर्मा जी हैं, विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप साख्यान जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक शर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, ये कुछ डेवलपमेंट ऐसे हो रही है कि पहले चंडीगढ़, ललित होटल से ऋषिकेश, ऋषिकेश से बाकियों का प्लान था कहीं न कहीं जयपुर की तरफ जाने का, कि राजस्थान कूच करने जा रहे थे वो जयपुर या उदयपुर में किसी एक जगह पे और बाकायदा उन्होंने बुकिंग-वकिंग भी करवा ली थी। लेकिन अचानक कल वो दिल्ली पहुँच जाते हैं और वो दिल्ली में है, अब कुछ दिन दिल्ली भी रह सकते हैं वो और उनकी कल भाजपा नेताओं से मुलाकातें शुरू हो गई हैं। हर्ष महाजन जी वहीं पे हैं, राज्यसभा सदस्य, वो वहीं पे हैं और वो बागियों के साथ हैं। तो आपको लगता है कि बागी अब जो नया प्लान बना रहे हैं, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी फील्डिंग अच्छी सजा दी है। वो किसी भी जो लग रहा है उनको जो विधायक जाने वाला है, उन्होंने ताजपोशियों का सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है इस समय और कल भी एक ताजपोशी की है। केवल सिंह पठानिया को भी मुख्य सचेतक बना दिया गया, पहली बार के विधायक हैं, लेकिन बड़ा पद दे दिया गया उनको भी। इसी तरह से औरों को भी पद मिलेंगे। तो बाकी ये खेला अब लोकसभा चुनावों के बाद करेंगे कि इसी दौरान कुछ ना कुछ कर देंगे? जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब तक देखिए धीरे-धीरे परतें खुलती जा रही हैं। जो भारतीय जनता पार्टी पहले सब चीज़ों को नकार रही थी, अब वो भारतीय जनता पार्टी खुल के सामने आ रही है। चाहे वो 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का लगातार इन बागी विधायकों 6 बागी विधायकों के साथ और 3 निर्दलियों के साथ और अब जिस तरह से आपने सूचना दी है कि बागी विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी मिल रहे हैं या मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और अब तो ऋषिकेश में भी नहा के आ गए हुए हैं, तो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं। भारतीय जनता जी, पार्टी में अब उनके जी, लिए स्पेस है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जब हो चुकी हैं, अब 2 विकल्प जो अब वो केंद्रीय आला कमान के पास बैठते हैं, तो उनके समक्ष 2 विकल्प हैं और 2 विकल्पों के ऊपर ही चर्चा होगी। जी, 18 तारीख को क्या होने वाला है? क्या उनको स्टे मिलता है या स्टे नहीं मिलता है? जी, इससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है 16 या 17 मार्च को जो है, चुनाव आचार संहिता लग सकती है। जी, देखिए, स्टे अगर मिलता है, तो कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा खतरा है
और स्टे जी, नहीं मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। स्टे नहीं मिलने की सिचुएशन में है, लोकसभा चुनावों के साथ-साथ इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव हो सकते हैं और आपके लिए और हम सब लोगों के लिए भी बहुत मतलब ये सबको ही मालूम है इस बात का कि ये जो 9 लोग हैं, 6 बागी और 3 निर्दलीय, इनमें से 7 जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से है। बिल्कुल। और इनमें से 7 जो लोग हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में इनको 6 लोगों का 6 अगर उपचुनाव होते हैं, तो 6 उपचुनाव जो है वो लोकसभा की 7 होंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को फायदा के बजाय नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि जो 6 इनको अगर शामिल करते हैं तो अनुराग ठाकुर जी के करीबी 6 लोग बाहर जाएंगे। जी। ये बहुत बड़ा इस बात के ऊपर भी जो भारतीय जनता पार्टी का आला कमान है वो चर्चा कर रहा होगा। हाँ, और 4 लोग सपोज चुनाव हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ही होंगे अगर होता है, कांग्रेस के 4 बिल्कुल रहेंगे। देखिए बहुत जी, बड़ी मुश्किल जो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बारे में पूरी तरह से चर्चा की होगी कि हम अपने लोगों को किस तरह से एडजस्ट करेंगे। और दूसरी तरफ को अगर इनको स्टे मिल जाता है, मान लेते हैं कि स्टे मिल जाता है, जी, तो फिर ये वापस आके सरकार को गिराने की कोशिश करेंगे। परंतु कांग्रेस ने प्रिविलेज मोशन का एक हथियार अपने पास रखा है। ऐसे कंडीशन पे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फिर से 8 या 9 लोगों की जरूरत पड़ेगी। इनके अतिरिक्त 8 या 9 लोगों की जरूरत पड़ेगी सरकार को गिराने के लिए और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। तो अगर ये केंद्रीय नेतृत्व से मिल रहे होंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इन दोनों सिचुएशन के ऊपर बात करेगा कि अगर 16 और 17 मार्च को चुनाव आयोग जो है चुनाव आचार संहिता लगा देता है तो मोस्ट प्रोबेबली इनके चुनाव भी इनके साथ होंगे अगर स्टे नहीं मिलता है। जी। और स्टे मिल जाता है तो फिर परिस्थितियां थोड़ी सी अलग होंगी। फिर आपकी जो सेकंड बात आती नहीं, है कि लेकिन खेला कब लेकिन खेला जाएगा, तो फिर ये खेला लोकसभा के चुनावों के बाद ही होने वाला है और मुझे लगता है ये पहले नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा के साथ चुनाव होने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। कारण इनका अभी तक कोर्ट में एडमिट है केस। ज़ाहिर है अनसीट हुए लेकिन चुनाव आयोग उसको तब तक नहीं कराएगा लोकसभा चुनाव जब तक कि वो डिस्पोज़ नहीं हो जाती इनकी पिटीशन। ज़ाहिर है नहीं इस स्टे चीज़ नहीं का। मिला, स्टे नहीं मिला हुआ है उनके लिए तो अब कानून वो अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं। वो तो चुनाव आयोग को अब अपनी प्रोसीजर पूरा करना ही करना है। वो तो स्टे मिलता है तब जाके रोकेगा वो। जी। अगर स्टे मिलता है तब जाके अपने प्रोसीजर को रोकेगा, अन्यथा तो उसको तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने ही करवाने हैं। खाली हाँ, किसी भी तो सीट के ऊपर अब लोकसभा उस के सीट को वो अपने लोकसभा के समझा जाएगा। बाद वो मेरे को लगता है इतनी जल्दी चुनाव आयोग शायद ना करे। हाँ, ये आपको हो लगता है सकता कि है हो कि जाएँगे? लोकसभा पर उसके बाद अगर चुनाव होते हैं तो फिर निश्चित तौर से बागियों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखो जो अगर लोकसभा लहर है वो जो लहर है लोकसभा वो के साथ लोकसभा के होते समय होगी। अगर उसके बाद लोकसभा के भारतीय साथ जनता हो गए पार्टी को हाँ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा। क्योंकि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जिस तरह से आपने बताया कि 6 लोग बागी, 3 लोग निर्दलीय और 8 या 9 लोग और आने की फिराक में है, तो ये 15-16 लोगों को भारतीय जनता पार्टी कहां एडजस्ट करेगी। एडजस्ट कहाँ करेगी? ये सवाल सबसे बड़ा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा और सवाल है इतना ये। बड़ा विद्रोह ये जो आज तो क्षणिक अगर आप फौरी तौर के ऊपर देखें तब तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता दिख रहा है, परंतु लंबे समय में मैं आपको कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गलती से एक थर्ड फ्रंट को खड़े होने की गुंजाइश पैदा कर दी है। जिस थर्ड फ्रंट की बड़े लंबे समय से बात होती थी, कभी वो हिलोपा के रूप में आया, कभी वो हिविंका के रूप में आया, 8-10% से ज्यादा वोट नहीं लेके गया, परंतु अब कहीं ना कहीं हम लोगों ने या भारतीय जनता पार्टी की गलतियों से अब थर्ड फ्रंट की पूरी तरह से भूमिका खड़ी हो गई है, क्योंकि दूसरी तरफ को लगभग 45 लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है और अपने स्तर के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। तो आने जी। वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन चर्चा बाकी यही कर रहे हैं, कहीं न कहीं दिल्ली में यही चर्चा इन दिनों चल रही है कि हॉली लॉज के बिना हम अगला खेला कैसे खेलें? क्योंकि हॉली लॉज अब लगभग एक तरफ से पूरी तरह से मुख्यमंत्री के साथ हो गया है, विक्रमादित्य सिंह के बयान
मंच से भाषण, कहीं न कहीं प्रतिभा सिंह की चुप्पी, ये भी एक बड़ी बात है प्रवीण जी। अब हॉली लॉज का साथ वो ढूँढ रहे हैं, उसके लिए भी प्लान बना रहे हैं दिल्ली में। कैसे मिलेगा हॉली लॉज का साथ उनको? और उसके बिना देखिए, खेला कैसे खेल पाएँगे? अगर ये जब तक ये प्रिविलेज मोशन की तलवार लटकी है, तब तक उन्हें हॉली लॉज की जरूरत है। अगर प्रिविलेज मोशन की तलवार हट जाती है तो उन्हें हॉली लॉज की जरूरत नहीं है। फिर उनकी संख्या 34 है। हाँ, अभी 7 ये लोगों सिर्फ पे तो लटकी हुई है। जी, अब प्रिविलेज मोशन के बाद जो है, बिना, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिना हॉली लॉज के ये प्रिविलेज, अगर प्रिविलेज मोशन के बाद बिना हॉली लॉज के जो है वो सरकार को गिराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी। हॉली लॉज इस पूरे मामले में फूंक फूंक के कदम रख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंडी की सीट रोकी गई है, कांगड़ा की सीट रोकी गई है। इसके पीछे यही है कि किसी न किसी तरह से अगर यहां से लोग आते हैं, कांग्रेस से लोग आते हैं, तो उनको हम लोग जो है मंडी में लोकसभा का टिकट दिया जा सके। न तो मंडी की सीट तो बिल्कुल क्लियर थी। जी। अगर कहीं रुकी है तो इसके पीछे होली लॉज की चुप्पी बहुत बड़ा कारण है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक होली लॉज का रुख को देखा जाए, उसके पश्चात 18 भारतीय के जनता बाद उनका पार्टी। रुख भी 18 के बाद ही तय होगा, मुझे लग रहा है, कहीं न कहीं। बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है कि उसके बाद जो है 18 के बाद भी होली लॉज का रुख तय हो जाएगा। अगर स्टे मिल जाता है तो होली लॉज जो है फिर शायद खुल के सामने आए बागियों के साथ। जी, संदीप जी, अब नया प्लान दिल्ली में बन रहा है। आपकी सरकार को फिर से एक बार कोई ना कोई झटका देने की तैयारी की जा रही है और इस बार फुल प्रूफ तैयारी की जा रही है। और ज़ाहिर है अभी खेलना है उन्होंने या लोकसभा चुनावों के बाद खेलना है, ये अभी तक छिपा हुआ है कि कब क्या करेंगे वो। प्रवीण जी ने भी कहा 18 के बाद कई स्थितियाँ सामने आएँगी और अगर मान लीजिए अब लोकसभा चुनावों के साथ इन 6 सीटों पे उपचुनाव हो गए, तो आपने तो ये लोग एक तरह से बाहर कर दिए हैं। तो आपके यही लोग अगर भाजपा की तरफ लड़ेंगे तो आपको तो कितना नुकसान होगा? ये आँका है क्या पार्टी ने? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब, मैं सारा प्रवीण जी का भी वक्तव्य सुना, उन्होंने काफी उचित बातें कही हैं। जी, मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति जो प्रदेश के अंदर सरकार के अंदर उभर के आई है, तो आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि सरकार को कोई खतरा है। जो खतरा था वो सारा के सारा जो रोल अदा करना था, इन बागियों ने रोल अदा कर दिया है। और उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी ताकतें थी, चाहे वो भाजपा थी चाहे कोई और लोग थे, है ना, वो भी सारे के सारे एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, इसके ऊपर अब जो चीजें सुप्रीम कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, मैं इस चीज पे आना चाहता हूँ कि देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ है कि विधानसभा के स्पीकर हो या लोकसभा के स्पीकर हो, वो अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूशन होता है, लीगल इंस्टीट्यूशन होता है। और उसके ऊपर चाहे हाई कोर्ट है चाहे अपना सुप्रीम कोर्ट है, वो इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेने के लिए मेरे ख्याल में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर उन्हें लेना होता तो इसका स्टे पहले ही दिया जा चुका होता। नहीं वो तो और प्रक्रिया माननीय को सुप्रीम कोर्ट देखेंगे ये कि भी नहीं कहता कि आप जो हाई कोर्ट क्यों जो नहीं है। कानून में प्रोविजन था उसके वो मुताबिक किया गया प्रक्रिया, कि नहीं। जुडिशियल स्क्रूटनी करेंगे वो तो कि उस पूरी हाँ प्रक्रिया ठीक है, अपनाई गई कि नहीं। वो ठीक है, जुडिशियल, दे आर फ्री टू डू इट, वो ठीक है, वो अपनी जुडिशियल पे के। लेकिन आज की डेट में जो बातें उभर के आ रही हैं, कांग्रेस की सरकार जो है वो एक स्थिर सरकार है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। अगर हमारे को छह छह विधानसभा में चुनाव लड़ना भी पड़ता है, तो उसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस नहीं, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। क्योंकि जो प्रकरण हिमाचल प्रदेश के अंदर घटित हुआ है, उसका आम जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, उसका जवाब जो है आम जनता देगी। हम लोग इस चीज के लिए पूरे कॉन्फिडेंट है कि हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। और जो प्रकरण है आज वो अपने यहाँ से लेके चंडीगढ़ में विधायकों को लेके जाते हैं, उसके बाद वो उत्तराखंड में लेके जाते हैं, आज दिल्ली में। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उनको लोक कल्याण भवन में भी रख ले। हमें कोई इस चीज से अब वो कोई नहीं, हमें इस चीज का कोई भी उनसे लेना देना नहीं है। हाँ, जो चीजें तय हुई है उन चीजों को वो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से है, और जो लोकतंत्र के साथ जो जो डांस ऑफ डेमोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो आज हिंदुस्तान की जनता भी देख रही है और हिमाचल प्रदेश की जनता भी देख रही है। हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोकसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार है। अगर उसके ऊपर अगर ये छह के ऊपर अगर इनको डिसमिस किया है, और अगर ये बाई इलेक्शन भी बीच में होता है, उपचुनाव भी होता है, तो पार्टी भी उसके लिए तैयार है। हॉली लॉज के विषय के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। हॉली लॉज का जो जो भारतीय जनता पार्टी जहां हॉली लॉज के ऊपर ब्रेक इनटू कर रही है, मैं आज नहीं ब्रेक इनटू कर रही है हॉली लॉज के ऊपर,
माननीय वीरभद्र सिंह जी जिंदा थे तब से वहां पे कभी ईडी को भेजा गया, कभी सीबीआई को भेजा गया, कभी किसको भेजा गया, कभी किस तरह से ब्लैकमेलिंग करी गई। तो मैं नहीं समझता कि आज की डेट के अंदर हॉली लॉज को कोई डगमाने की आवश्यकता है। और हॉली लॉज के जो लोग हैं वो पूरी निष्ठा के साथ पार्टी के साथ है, और हॉली लॉज का पूरा ग्रुप जो है वो पार्टी और सरकार के साथ काम कर रहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम है सेंध लगाना, वो लगाएं। और वो इस सेंध लगाने के सारे प्रकरण में वो कहीं ना कहीं एक्सपोज भी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे लिए, कांग्रेस के लिए या सरकार के लिए कोई चिंता का विषय है। हाँ ठीक है, हम लोगों को अवेयर होने की जरूरत है, सरकार को भी अवेयर रहने की, सचेत रहने की आवश्यकता है, और पार्टी को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। लेकिन जितना सारा घालमोल हुआ है वो लोगों के सामने है। हम इस विषय के ऊपर काफी निश्चिंत है, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चिंत है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष इस विषय के ऊपर निश्चिंत है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा अब मैं टिप्पणी करना चाहूँ इसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तय कर लेगी उन्होंने क्या करना है और उनकी रणनीति क्या है, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। नहीं वो तैयार है, मैं मान रहा हूँ। आपने जो कल का जो टाइटल भेजा था उसमें आपने माननीय मुख्यमंत्री जी और राजेंद्र राणा जी मित्र मंडली की बात कर रहे हैं। अरे कौन सी मित्र मंडली की बात? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। अरे कौन सी मित्र मंडली की बात कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जो नरेश चौहान जी हैं, जो पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, उनका पार्टी के अंदर कितना योगदान रहा है। जब से प्रदेश के अध्यक्ष, पीसीसी के प्रेसिडेंट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखू जी थे, तब से लेकर उन्होंने मीडिया को लेकर बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाई है। हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, और पूर्व की कांग्रेस की सरकार में भी उनकी सुनील शर्मा बिट्टू जी की भागीदारी रही है। अरे किस मित्र मंडली? ये तो वो वाली बात है कि जब आपको सत्ता नहीं मिलती है तो आप एलिगेशन लगाने के लिए मित्र मंडली की बात कर रहे हैं। आज मान लीजिए अगर मैं सरकार के किसी पद पे, यही खेल चल रहा है बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि बागी अब 15 तारीख को उनको, जैसा कि हाईकोर्ट ने जमानत दी है, उसमें कहा कि बालूगंज में जाएं। आशीष शर्मा जो हमीरपुर के निर्दलीय विधायक हैं, वो निर्दलीय हैं, लेकिन बागी चैतन्य शर्मा के पिता जो पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं उत्तराखंड सरकार में, जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं राकेश शर्मा, उनको भी तलब बोला गया है। लेकिन बागियों का कहना है कि माहौल प्रदेश में इस कदर खराब किया जा रहा है कि हमारी सुरक्षा को, हमारे परिवार वालों की सुरक्षा को खतरा है। अब सूचना यह है कि उन्होंने केंद्र से भी इस चीज की मांग की है, सुरक्षा की। जाहिर है 15 तारीख को बालूगंज थाने में जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं नारेबाजियां, ये वो गाड़ियां रोकना, जैसा कि विधानसभा में भी आए थे तो इस तरह की चीज देखने को मिली थी, वो चीजें शुरू होंगी। तो बागी इस कारण ही हिमाचल नहीं आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, कांग्रेस के अंदर कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि कोई कांग्रेस का ऐसा सिद्धांत नहीं है कि वो वहां पे आए, इन्वेस्टिगेशन के लिए आए और वहां पे कांग्रेस कोई ऐसे नारेबाजी करे। हाँ, उनके विधानसभा के लोग अगर करते हैं, तो अगर वो कोई डिमांड करते हैं या कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो उनका एक लोकतंत्र में उनका एक राइट भी है, वो कर सकते हैं। लेकिन जहां तक उनकी सुरक्षा की बात है, उसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात की है, वो मांगे। लेकिन मैं कहता हूं, मैं आज भी कह रहा हूं, बागियों के लिए वो प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हाँ, उन्होंने जो चीजें घटित की हैं, जो उनके साथ हुआ है, उन्होंने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो वो एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है। और कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो एफआईआर हुई है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, वो एक कानूनी प्रक्रिया के अंदर जो जवाब उनको देने हैं, और जो लिखित में जवाब देने हैं या मौखिक तौर पे जवाब देने हैं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जहां तक जो भी धरना प्रदर्शन हुआ उनकी विधानसभा क्षेत्रों में, वो कोई कांग्रेस की तरफ से तय नहीं किया गया था, सरकार की तरफ से तय नहीं किया गया था। हाँ, उन्होंने लोगों के साथ, सरकार के साथ तो विश्वासघात किया है, उन्होंने लोगों के साथ भी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। और देखिए संदीप जी, एक चीज देखी कि सुजानपुर में आपके ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस बेरर सब राजेंद्र राणा का समर्थन कर रहे हैं। एक नई चीज है। बाकी जगह पे बटे हुए हैं आपकी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां, आधी अपने अयोग्य करार दिए विधायकों के साथ है, बाकियों के साथ आधी पार्टी के साथ है। ये एक नई चीज है। देखिए डॉक्टर साहब, होता यह है ना कि जो हमारा विधानसभा का नेतृत्व होता है, वहां के नेता वो थे राजेंद्र राणा जी। तो जो ब्लॉक की कमेटी है वो उनके अनुसार ही, उनकी रिकमेंडेशन पे ही तय होती है। वो स्वाभाविक तौर से है
कि वो जो लोग उनके समर्थन में जा रहे हैं तो वो उनके ही लोग हैं। तो अगर उन्होंने किया है तो वो भी सारी की सारी चीज जो है वो पार्टी के संज्ञान में है। इन लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया है, उनके ऊपर भी जो एक्शन देना होगा वो पार्टी की माननीय अध्यक्षा और पार्टी का जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो तय कर लेगा, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ये था कि जब राजेंद्र राणा जी अपनी विधानसभा क्षेत्र के नेता थे तो उनके कहने पे ही, या जिस भी विधानसभा के नेता होते हैं उनके कहने पे ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो एक पार्टी का आंतरिक मामला है, तो उसमें कोई ऐसे घबराने वाली विषय नहीं। हाँ, चलिए विवेक जी के पास आता हूँ। विवेक जी, अब नए खेले की तैयारी है, पूरी योजना बन रही है, बैठकों का दौर कल से चल पड़ा है, आज भी बैठकें होंगी, वहीं पे लीगल राय भी ली जाएगी कि आगे करना है, क्योंकि बागी ये भी चाहते होंगे कि हमारी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो। जैसा कि प्रवीण जी ने कहा, मंडी और कांगड़ा की लोकसभा सीट भी रोकी गई है। कांगड़ा से सुधीर पे भी नजरें हैं आपकी पार्टी की, और मंडी से कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह पर नजरें हैं कि वो आए और हम उनको कैंडिडेट बनाएं। ये काफी चीजें चल रही हैं। जी विवेक जी। डॉक्टर साहब, अनुमान और वास्तविकता के बीच की चर्चा पे सबसे पहले तो मैं संदीप सांख्यान जी से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मेरा वक्तव्य पूरा होना दें, बीच में ना बोलें, क्योंकि वो वक्तव्य रखूंगा। बजट सेशन प्रारंभ होता है, राज्यसभा की अधिसूचना जारी होती है, चुनाव होते हैं, दोनों प्रत्याशियों को 34-34 वोट पड़ते हैं। कांग्रेस स्वयं तय करती है कि ये 6 लोग जो हैं इन्होंने हमारे पक्ष के विरोध में जाकर के वोट किया है, और ये अपने विधानसभा अध्यक्ष जी को उनकी सूची देते हैं, ये स्वयं देते हैं। इनके आग्रह के ऊपर विधानसभा अध्यक्ष उनको निलंबित कर देते हैं। नहीं, ये केस नहीं है विवेक जी, आप गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने ऑर्डर पढ़ा है, ये केस नहीं है। मैंने वो एप्लीकेशन भी पढ़ी है जो रिट की गई है हर्षवर्धन द्वारा। वो है कि ये जो फाइनेंस बिल के दौरान ये हाजिरी लगाकर चले गए, हाउस के अंदर नहीं बैठे, फाइनेंस बिल को पास होने में इन्होंने भाग नहीं लिया, वो विप जारी थी, वो है ये। राज्यसभा का कहीं जिक्र नहीं है। उल्टा ये खुद कह रहे हैं कि राज्यसभा में हमने ये किया इसलिए हुआ है, वो नहीं है, ऑर्डर में कहीं नहीं है। मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिए, मैं आपके विषय में भी आ जाऊंगा। कांग्रेस तय करती है कि इन 6 लोगों ने हमारे पक्ष में वोट नहीं दिया, या इन्होंने हमारी विप का उल्लंघन किया। विप का उल्लंघन करने के पश्चात इन 6 लोगों को कांग्रेस निलंबित कर देती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस का अब निलंबन के बाद उनके साथ संबंध क्या है? इनका कोई संबंध नहीं है उनके साथ। दूसरा, अगर संबंध नहीं है तो उनको पार्टी से निलंबित क्यों नहीं कर रहे ये लोग? पार्टी में तो अभी भी पार्टी में बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। इन्होंने उनकी विधायकी को समाप्त करने की कोशिश की, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया। ये है राजनीतिक षड्यंत्र जिससे ये बोलते हैं। और उसके बाद ये उन लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, जो तो उनमें बड़े लोग हैं, चाहे राजेंद्र राणा जी हैं, चाहे सुधीर शर्मा जी हैं, उनको हाथ डालने की इनकी कैपेसिटी नहीं है। जो बेचारे छोटे स्तर के वहां विधायक हैं, उनके ऊपर ये एक फर्जी एफआईआर दर्ज करते हैं ताकि न्यायालय से उनको गिरफ्तार करके लाया जा सके, ये कह करके कि इनके ऊपर हमने करना है। ये इस तरह की कॉलेज के छोकरों की राजनीति पे कांग्रेस उतारू हो गई है। ये कांग्रेस का चाल चरित्र ये है। इनकी वास्तुस्थिति, जब इनका संबंध नहीं है तो वो कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, उस पर इनको टिक्का टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हालात इनके क्या हैं? ये मूर्छित अवस्था में जो इनका व्यवस्था परिवर्तन है वो चला गया है, जिनका आधा शरीर उच्चतम न्यायालय में और आधा शरीर सर्वोच्च न्यायालय में बटा हुआ है। दोनों जगह इनके 6 विधायक वहां खड़े हैं, 6 विधायक वहां खड़े हैं। कभी नाग, कभी इनको मुर्गे, कभी इनको मेंढक, और कभी इनको ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये वास्तविकता में इनको उनके बीच में आ रहा है यमराज दिखाई दे रहा है। ये वो यमराज आ रहे हैं इनकी तरफ, उनके रूप में इनको कभी नाग दिखते हैं, कभी भेड़ें दिखती हैं, कभी मेंढक दिखते हैं, ठीक है ना। और जो मुंह में इनके ऑक्सीजन लगी हुई है, तो जैसी ऑक्सीजन उतरती है तो ये फटाफट कुर्सियां बांटते हैं, ये फटाफट स्कीमें बांट रहे हैं। ये इनकी वास्तुस्थिति है। रात के अंधेरे में गुप्तचरों से ये पूछते हैं कि चित्रगुप्त कहां पहुंचे चित्रगुप्त।
ये इनकी वास्तु स्थिति है कांग्रेस की, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद दोषारोपण ही हमारे पे कर देते हैं। कमाल है, सरकार अपने नहीं समझ रही, हॉली लॉज अपना नहीं समझ रहा, विधायक अपने नहीं समझ रहे, सीपीएस अपने नहीं समझ रहे, और दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। कमाल है, हद हो गई सरकार की। इनको ना सरकार चलानी आ रही है, और हम कहते कहते थक गए कि अनुभवियों का दल है ये, और ये यूनिवर्सिटी के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। हालत इनकी है कि जब बच्चे लड़ते हैं तो वो कहते हैं कि एक तुम्हारे 4 मुकदमे दर्ज हुए, तो वो ये नहीं कहते हमारा काम कर दो, कहते 4 इनके भी कर दो। तो वो स्थिति है। इस स्थिति में कांग्रेस कैसे सरवाइव करेगी, प्रदेश को कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देगी? रहा प्रश्न उनका यहां से जाने का और सुरक्षा का। ये पहले उनको कह रहे थे कि उठा के ले गए, आज स्वयं सांख्यान जी बोल रहे हैं कि सुरक्षा है, हम भी सुरक्षा देंगे, वो भी सुरक्षा देंगे, केंद्र भी सुरक्षा देगा। तो सुरक्षा देना तो हर नागरिक को देना केंद्र और प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो सुरक्षा मांग रहे हैं, और न्यायालय जाना उनका विशेष अधिकार है, और कोई ना कोई तो उनको सहयोग करेगा ना। क्या वो कोई अपराधी है? अपराधी उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके विधायक उनके अगेंस्ट मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। कमाल है, ये कांग्रेस अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है जैसे इनसे ज्यादा कोई अबला है ही नहीं जी। बदतर स्थिति में उसके बाद हमारे पे दोषारोपण करना ये उपयुक्त संवाद नहीं है। जी प्रवीण जी, प्रशांत जी के पास आऊंगा मैं। पहले प्रवीण जी, एक बात तो बड़ी अच्छी विवेक जी ने कही कि अभी तक उनको मेंबरशिप, जो प्राथमिक सदस्यता है कांग्रेस की, 6 के 6 को वहां से नहीं खारिज किया गया, वहां से निष्कासित नहीं किया गया पार्टी से। ऐसा कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये विश्वास है कि जब ये हिमाचल प्रदेश में वापस आएंगे तो इसमें कम से कम 4 लोग ऐसे हैं जो वापस आ सकते हैं। हाँ, वो एक आधे ने संपर्क भी किया था शायद। नेचुरली ये वही है, ये किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनसे बाहर लेके आना चाहते हैं। तो एफआईआर एक हिस्सा हो सकती है कि किसी तरह से वो शिमला पहुंच जाए, जी। एक हिस्सा हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सब कुछ है। तो किसी भी तरह से उस गुट से अपने लोगों को बाहर लेके आना, क्योंकि जो लखनपाल जी हैं वो कांग्रेस के बहुत लंबे समय के मतलब जिसको बोलते हैं ग्रास रूट वर्कर से ऊपर बढ़े हुए हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। इसी तरह से बबलू जी हैं, उनके बारे में भी यही कहा जाता है क्योंकि उनका दूसरी तरफ को वो विषय नहीं है। उनको भी इस बात को अच्छी तरह से समझ है कि ठीक है, आज तो हमने गर्मा गर्मी में कर लिया। बबलू जी तो रह गए थे, बबलू जी रह गए थे, रवि ठाकुर जी, रवि ठाकुर जी हुए। इन सब लोगों को एहसास है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग फंसेंगे। आज तो ठीक है, आज तो हमने गर्मा गर्मी में कर लिया, क्योंकि उनको शायद यही बताया गया था कि राज्यसभा में व्हिप का उल्लंघन करने के ऊपर सदस्यता नहीं जाती थी, वहां तक तो ये ठीक थे। उसके बाद उनको लगा कि हम लोग लीडरशिप चेंज कर लेंगे, अपनी अकॉर्डिंगली लीडरशिप लेके आ जाएंगे, सुक्खू जी को बाहर हटा लेंगे। उनकी लड़ाई वहां तक की थी। अब उनको भविष्य क्या दिख रहा है कि अगर कहीं हम लोग निष्कासित, यहां से अगर स्टे नहीं मिलता है और अगर हम बाहर हो जाते हैं तब हमारा क्या होगा। और दूसरी बार, अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आ चुकी है, सरकार गिरानी ही गिरानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में 4 लोगों की चुनाव लड़ने पड़ेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की हालत देखिए। रमेश धवाला, बहुत बड़ा नाम, जिनकी वजह से 1998 की सरकार बनी, वो बाहर होंगे। रामलाल मार्कंडे हिमिंका से भारतीय जनता पार्टी में आए, जिसकी वजह से सरकार बनी, वो बाहर होंगे। वीरेंद्र कंवर, अपने आप में ईमानदार नेता और बहुत बड़ा नेता, वो बाहर होंगे। राजेश ठाकुर, कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना पड़ेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल वहां से शुरू होगी। अब मंडी में अगर प्रतिभा जी आ जाते हैं तो फिर अनिल शर्मा जी का क्या होगा। वो तो यही बोल के आए हुए थे कि मेरे को इस परिवार की वजह से कांग्रेस छोड़नी पड़ी। उनका क्या होगा? क्या फिर वो दोनों एक साथ भारतीय जनता पार्टी में बने रहेंगे? दूसरी तरफ को किशन कपूर हुए। अब कहीं ना कहीं जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी क्षणिक फायदा तो ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस सारे एपिसोड से भारतीय जनता पार्टी को एक राज्यसभा का सदस्य मिल गया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस में दरार भी ढूंढ ली। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिरा भी सकती है, परंतु लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बी टीम बन के रह जाएगी। कम से कम 16 लोग और अंदर होंगे, 9 लोग तो पहले से अंदर है। तो जो विचार के लिए, जिस विचार के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले लंबे समय से लड़ा है, वो अब विचार खत्म हो जाएगा। सत्ता के लिए सत्ता के लिए कुछ भी कर लीजिए। और हिमाचल प्रदेश में सत्ता प्राप्त करने के लिए इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी।
हम अपनी गलतियों से गिरे कि कांग्रेस हमारे से जीती थोड़े ना थी, भारतीय जनता पार्टी से जीती थोड़े ना थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी की गलतियों की वजह से कांग्रेस आ गई थी। अब फिर से अगर हम गलतियां करेंगे, भारतीय जनता पार्टी गलती करेगी, तो फ्यूचर में भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान होने वाला। जी जी विवेक जी, ऐसा है, मैं प्रवीण जी को ये आश्वस्त कर दूं, भारतीय जनता पार्टी कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं गिराने जा रही। ये जो कुछ घट रहा है ये कांग्रेस की अपनी करनी से घट रहा है। हमने कोई अस्थिरता उत्पन्न नहीं की। लेकिन अब ठीक है, अब मैं उत्तर देता हूं, फिर आपके 2 विधायक क्यों साथ में इतने दिनों से? वो स्कॉट क्यों कर जब रहे आपको हैं? प्रश्न कर रहे हैं तो 2 विधायक कितने दिनों से साथ में क्यों है? आपके हाईकमान के नेताओं के पास जाके वो क्या कर रहे हैं? हाईकमान के नेताओं के साथ मिल क्यों रहे हैं? जाके क्या किया? देखिए, इस तरह का आप प्रश्न मत कीजिए जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जी जी विवेक जी, इस पे आप मिट्टी नहीं डाली जा सकती। ये खुली हुई पूरी किताब की तरह हो गया इस तरह से। ये सबको पता है कि कौन गिरा रहा है। ठीक है, कारण बने कहीं ना कहीं, कारण बने, अंदर असंतुष्टता इतनी ज्यादा होगी कि कारण बने, विस्फोट हुआ। ये गलतियां कांग्रेस की रही, कांग्रेस हाईकमान की रही, ये तो रही। हमने पहले शुरू से कहा कि शुरू से ही कहा है, ये कांग्रेस आला कमान की गलती की वजह से कांग्रेस की सरकार गिरी है, भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है। कांग्रेस आला कमान ने अगर ठीक ढंग से सारे मामले को टैकल किया होता तो ये सरकार इस हालत तक नहीं पहुंची। परंतु आज उसके बाद भारतीय जनता पार्टी गलती से इनके साथ खड़ी हुई दिख रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखना चाहिए था। विवेक जी, वैसे भी आपने कहा साधु संतों का टोला तो है नहीं। जब बिखर रही कोई चीज दिख रही है तो ईंट उठा के हम भी लाएंगे, वो आप भी लाओगे, सीधी बात है। पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने अगर किसी को प्रताड़ित किया और आप उस प्रताड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हैं तो आप अपराधी हो गए? ये कौन सी अपराधी नहीं कहा जा रहा। आपको अपराधी कौन बोल रहा है? हमारे 2 विधायक अगर एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या खराबी है? क्या ये तो उनको पुलिस के बल से अंदर लाना चाह रहे हैं? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बड़ी साफ सुथरी व्यवस्था की बात करते हैं। अगर वो सुरक्षा मांग रहे हैं केंद्र सरकार से तो केंद्र सरकार उनको सुरक्षा दे रही है, उसमें क्या अपराध है? प्रश्न तो कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का तो इस पूरे प्रकरण से लेना देना नहीं है। आपसे एक सवाल लूंगा कि अब ये नया खेला जो है विवेक जी, नया खेला लोकसभा चुनाव से पहले की बात, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। क्या करना है? कांग्रेस ने अपने विधायकों को निलंबित करना है, उनको वापस करना है, पिटीशन वापस लेनी है और हॉली लॉज के साथ उनके क्या संबंध रखने हैं, तो कांग्रेस ने तय करना है। हमने तो तय कुछ करना ही नहीं है। हम तो दर्शक गर्दा में बैठे इनका तमाशा देख रहे हैं। जो ये करेंगे, अच्छा करेंगे तो ताली बजाएंगे, बुरा करेंगे तो रोके चले जाएंगे। हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो करना है ये करें तो सही। बिल्कुल सांख्यान जी, एक बात कही थी विवेक जी ने कि जो चीजें, चाहे गारंटियों की बात है, मुख्यमंत्री भी जब ये झटका लगा है उसके बाद ताजपोशियों पे भी शुरू हो गए और 1500 रुपए की गारंटी भी दे दी। JOIT जो बहुत बड़ा मुद्दा था, राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा ने उठाया, वो भी कल रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। ये चीजें बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं सुलझाएगी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ गवर्नेंस चलाना माननीय मुख्यमंत्री का काम है। उन्होंने गवर्नेंस के लिए कौन से फैसले कब करने हैं वो तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के बोलने से तय नहीं होंगे। लेकिन जो चीजें समय पे होती हैं अच्छी लगती हैं। देखिए, हमारे को 5 साल मिले हैं, हम 5 साल के अंदर अपनी गारंटियां भी पूरी कर रहे हैं और जो गवर्नेंस के लिए काम करना है वो भी हम कर रहे हैं। हमने वो भारतीय जनता पार्टी या लोक कल्याण मार्ग से नहीं पता करना है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि विवेक भाई कहीं बुरा ना मानिए हमारी बात का, कि ये जो कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं है जिनको आप अपने विमान में लेके घुमाते रहे हैं, कि जिसकी वजह अश्वमेध यज्ञ करके अब इस तरह से कर रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर जो अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको बोलने का कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस की सरकार को बोलने का, उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने का पूरा अधिकार है। वो भारतीय जनता पार्टी उस अधिकार को नहीं छीन सकती। ये जो है, जब से यहाँ संविधान लिखा गया तब से ये चीजें बनी है। चलिए प्रवीण जी बोलना चाह रहे थे आप? मैं सारे प्रकरण में एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस सारे प्रकरण में मुख्यमंत्री जी अपना इकबाल खो चुके हैं। राजनीति इकबाल से चलती है और आज नहीं तो कल आपको रास्ता साफ करना चाहिए
या उनको फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए, जी। या फिर मुख्यमंत्रीशिप उनको छोड़ देनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो विश्वास खो चुके हैं और इकबाल भी खो चुके हैं। वो जो चीजें अब कर रहे हैं वही चीजें तो ये लोग पहले मांग रहे थे। ये चीजें कर देनी चाहिए थी। और ये जो एक आप जो लोगों को बांधने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल गलत है। मैं आपको सोनिया गांधी जी के वो सारी स्टेटमेंट सुना सकता हूं जिसमें प्रियंका गांधी जी ने जिसमें कहा था कि ये गारंटियां हम लोग पहली कैबिनेट में पूरी करेंगे। देखिए 5 वर्षों वाला जो शब्द है, ये आप अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के लिए जरूर सुना सकते हैं, परंतु जहां तथ्यात्मक चीजें हैं वहां पे इस तरह के शब्द मत बोलिए। प्रियंका गांधी जी ने स्पेसिफिकली बोला था कि ये पहली कैबिनेट में पूरी होंगी। हम उन्होंने कहा था कि 67,000 नौकरियां खाली पड़ी है, हम 67,000 नौकरियों को देंगे। जब आपकी सबसे बड़ी लीडर ने हिमाचल प्रदेश के अंदर गारंटी दी थी और आप ये कह रहे हैं कि वो झूठी है, प्रियंका गांधी झूठी है, सुखू जी सच्चे हैं, वो 5 वर्षों में पूरी करेंगे। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में पूरी करेंगे। तो वो जो पहली कैबिनेट प्रियंका गांधी की होगी वो शायद 5 वर्षों के पश्चात होने वाली है। देखिए झूठ मत बोलिए, जो सत्य है उसको स्वीकार करना सीखिए। बागियों की वही मांगे थी, कहीं ना कहीं संवाद कायम नहीं हुआ और अब बागी भी अब उनकी बगावत इस चरम पे पहुंच गई है कि अब मुश्किल लग रहे हैं सारे। चलिए चर्चा को विराम देते हैं, समय का अभाव है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि अब बागी नया खेला क्या खेलेंगे, लोकसभा चुनावों से पहले खेल देंगे कि उसके बाद खेलेंगे, क्योंकि बागी दिल्ली पहुंच चुके हैं और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बैठकों का दौर जारी है। नए प्लान में बागियों ने जो आइडेंटिफाई 9-10 विधायक और किए हैं, अब उन पे बागी काम करेंगे, हर्ष महाजन जी काम करेंगे। वहीं पे सबसे बड़ी चिंता है कि हॉली लॉज को कैसे साथ लिया जाए। अगर हॉली लॉज साथ आता है तभी इनका प्लान पूरा हो पाता है। लोकसभा की मंडी और कांगड़ा सीटें भी रोक दी गई। कल बागी पहुंचे वहां पे, 4 की 4 सीटों की घोषणा नहीं हुई, 2 सीटों पे घोषणा प्रत्याशियों की भाजपा ने। वहां पे भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी को एडजस्ट तो नहीं करना है कांग्रेस से आए हुए। वहीं चिंता ये उठ रही है कि अगर लोकसभा चुनावों के साथ कहीं घोषणा होगी इन चुनावों की, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए तो होगी कि उसके 6 लोग कैंडिडेट, जो पुराने कैंडिडेट एक्स मंत्री हैं, एक्स विधायक हैं, उन क्षेत्रों से थोड़े थोड़े मार्जिन से हारे हैं, वो अब दोबारा चुनाव भाजपा के टिकट से तो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि भाजपा को स्थान देना पड़ेगा। भाजपा इनके साथ है। अब बाकी क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं, इस पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।